बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ़्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअसा अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़न्बिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। तर्जुमा है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कसम है सूरज की और उसकी धूप की, कसम है चाँद की जब उसके पीछे आए, कसम है दिन की जब सूरज को नुमायाँ करे, कसम है रात की जब उसे ढाँप ले, कसम है आसमान की और उसके बनाने वाले की, कसम है ज़मीन की और उसे हमवार करने की, कसम है नफ्स की और उसे दुरुस्त बनाने की। फिर समझ दी उसको बदकारी की और बच कर निकलने की। जिसने इसे पाक किया वो कामयाब हुआ और जिसने इसे खाक में मिला दिया वो नाकाम हुआ। कौम समूद ने अपनी सरकशी के बायस जुटलाया जब उनमें का बड़ा बदबख्त उठ खड़ा हुआ। उन्हें अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला की ऊँटनी और उसके पीने की बारी की हिफाजत करो। उन लोगों ने अपने पैगंबर को झूठा समझकर उस ऊँटनी की कोंचें काट दीं। बस उनके रब ने उनके गुनाहों के बायस उन पर हलाकत डाली। फिर हलाकत को आम कर दिया और उस बस्ती को बराबर कर दिया। वो नहीं डरता उसके तबाहकुन अंजाम से। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ऐसे हो जाओ कि तुम्हारे गम बढ़ जाएं और तुम उन गमों को ख़त्म करना चाहो तो मुझ पर दरूद पढ़ो। ये तुम्हारे गमों को ख़त्म करने के साथ साथ तुम्हारे गुनाहों को भी मिटा देगा। जी, सुभान अल्लाह। स्लाइड्स शो हो रही हैं। दरूद पाक एक दफ़ा पढ़ लें, फिर स्टार्ट करते हैं रियलिज़म से। अल्लाहुम्मा सल्ली। जी, कल हमने आइडियलिज़म पढ़ा था। आज हम जो है वो रियलिज़म स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइडियलिज़म और रियलिज़म इन दोनों जो फ़िलासफ़ीज़ हैं इनका ओरिजिन ग्रीक है। जैसे कल भी डिस्कस हुआ था कि सोक्रेटिस इन सब के बाबा थे। उस बाबा के जो स्टूडेंट थे वो प्लेटो थे। प्लेटो के स्टूडेंट अरिस्टोटल थे, अफलातून। तो प्लेटो ने पहले थ्योरी दी अपनी आइडियलिज़म और उसके बाद जो थ्योरी दी उनके स्टूडेंट अरिस्टोटल ने, तो इसको रियलिज़म कहा जाता है। रियलिज़म जैसे मैं बता रहा था कि इसका ओरिजिन ग्रीक है। तो ये दो ग्रीक वर्ड्स रेस और इज़म से डिराइव किए गए हैं। रेस का मतलब होता है शहीर इंसान मन। रेस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और इज़म का मतलब होता है रिफ्लेक्शन या इमेज। तो इसके फाउंडर जो थे वो अरिस्टोटल थे। फाउंडर कहते हैं जिसने इसको तश्कील दिया, जो बानी है इसका, और एक्सपोनेंट जिन्होंने इसको फेवर दी या यूज़ किया, तो वो एक्सपोनेंट होते हैं। जॉन लॉक, रसल, ये रियलिज़म फ़िलासफ़ी के एक्सपोनेंट हैं। इमाम गज़ाली हमारे, अगर हम मुस्लिम की उसकी स्कॉलर्स की बात करें तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह भी इसी की फ़ेवर में थे, रियलिज़म फ़िलासफ़ी की फ़ेवर में थे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, कल हमने बात की थी कि फ़िलासफ़ी में कि चार चीज़ें हम देखते हैं। कौन कौन सी, कौन बताएगा जी प्लीज़, कि फ़िलासफ़ी में कौन से चार एरियाज़ हैं जो हम देखते हैं। किसी भी फ़िलासफ़ी को हम स्टडी करेंगे तो चार चीज़ें उसमें हम देखेंगे। कौन सी थी, कौन बताएगा जी प्लीज़। सर, नॉलेज, वैल्यूज, रियलिटी और लॉजिक यानी रैशनैलिटी। जी, ये चार चीज़ें जो हैं हम देखेंगे। तो इस फ़िलासफ़ी में भी यही चार चीज़ें हैं। तो ये फ़िलासफ़ी बिलीव करती है कि जो रियलिटी है, हम नॉलेज की बात करेंगे, रियलिटी की बात करेंगे, वैल्यूज़ की बात करेंगे, या फिर उनके पीछे छुपी किसी लॉजिक या रैशनैलिटी की बात करेंगे। तो ये फ़िलासफ़ी हमें बताती है कि जो रियलिटी है वो ह्यूमन माइंड से इंडिपेंडेंट है। यानी इंसान के माइंड का, स्पिरिट का, स्पिरिचुअलिज्म का किसी भी रियलिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि मैटर, जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हैं या मैटर है, ये रियलिटी है, ये रियल है। और कोई भी मैटर है तो वो माइंड में उसका वजूद है या नहीं, लेकिन उसका वजूद, मैटर का वजूद, फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स का वजूद होता है। तो ये फ़िलासफ़ी इस चीज़ के ऊपर बिलीव करती है कि मैटर सब कुछ है, माइंड कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल अपोजिट है कल जो हमने फ़िलासफ़ी देखी थी आइडियलिज़म की। आइडियलिस्ट कहते हैं कि जो रियलिटी है वो सारे का सारा क्या चीज़ है, ह्यूमन माइंड है। जो कुछ माइंड के अंदर आइडियाज़, स्पिरिट, जो कुछ भी आ रहा है तो वही रियलिटी है। अगर माइंड के अंदर कोई चीज़ नहीं आ सकती तो इसका मतलब वो रियलिटी नहीं है। तो ये कहते हैं कि नहीं जी,
माइंड के अंदर कोई जो रियलिटी है वो ह्यूमन माइंड से इंडिपेंडेंट है, उसका कोई लिंक नहीं है। मैटर रियलिटी है और मैटर ही सब कुछ है। तो अगेंस्ट आइडियलिज्म है फंडामेंटलिस्ट के प्रिंसिपल्स क्या हैं? इनके नज़दीक रियल वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड ऑफ नेचर है, यानी ये फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स की, फ़िज़िकल लाज की, नेचुरल लाज की बात करेंगे। इस फ़िलासफ़ी में आप जैसे कल मैंने आपको बताया था कि माइंड वर्ड को जो है आप पिक कर लें, तो माइंड आइडियलिज़म की सारी जो फ़िलासफ़ी है उसको अगर हम एक लफ्ज़ में समझना चाहें तो वो माइंड है। इसी तरह अगर हम रियलिज़म सारी की सारी फ़िलासफ़ी को एक लफ्ज़ में समझना चाहें तो वो मैटर है। इनका सारा का सारा फोकस किस चीज़ के ऊपर है? मैटर के ऊपर है। अब मैटर जो है वो अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें बनाई हैं, फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं, तो इनके नज़दीक ये जितनी भी नेचर है ये फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स से बनी हुई है। नेचर जो है, जो रियलिटी है, ये सारी की सारी कहाँ से आती है? फ़िज़िकल मैटर से, ऑब्जेक्ट से आती है। तो यही बात है, रियल वर्ल्ड इज़ वर्ल्ड ऑफ नेचर, वर्ल्ड इज़ कम्पोज्ड ऑफ मैटर, आइडियाज़ आर ओनली इमेजेस ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड। इनके नज़दीक दुनिया जो है वो मटेरियल से मिलकर बनी हुई है और आइडियाज़ सिर्फ उनकी इमेजेस हैं। जो फिज़िकल वर्ल्ड हम जो कुछ देख रहे हैं इनके सिर्फ इमेजेस हैं जो हमारे माइंड के अंदर डेवलप होते हैं। इनके नज़दीक तमाम तरह का जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस से डिराइव होता है। कल हमने बात की थी आइडियलिज़म की, उसमें हमने कहा था कि नॉलेज जो है वो सारे के सारा अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है आइडियलिस्ट के नज़दीक। तो ये कहते हैं कि नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस से डिराइव होता है। इनके नज़दीक फ़िज़िकल वर्ल्ड और जो यूनिवर्स है ये नेचुरल लाज इनको ऑपरेट करते हैं, यानी जो नेचुरल या यूनिवर्सल कवानीन हैं उनके तहत ये चल रही है। मसलन दिन और रात का आना जाना, मौसमों की तब्दीली। तो जो फिज़िकल वर्ल्ड है और जो यूनिवर्स है वो नेचुरल लॉ से चल रही है। उसके बाद ये कहते हैं कि सेंसरी एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक मेथड, इनके थ्रू आप नॉलेज को डिस्कवर करें या ट्रुथ को डिस्कवर करें। जबकि आइडियलिस्ट कहते थे कि वही नॉलेज ही सबसे बेस्ट नॉलेज है या वही नॉलेज ही वैलिड नॉलेज है जो हमारे माइंड के अंदर जिसका कोई आइडिया डेवलप होता है। ये कहते हैं कि नहीं, वो नॉलेज नहीं, आप सेंसरी एक्सपीरियंस करें। सेंसरी एक्सपीरियंस से क्या मुराद है? हमारे 5 सेंसेस हैं, टच, स्मेल, टेस्ट। तो ये जो हमारे 5 जो हैं सेंसेस, तो इनके थ्रू जो भी एक्सपीरियंस हम करते हैं उस एक्सपीरियंस से जो नॉलेज गेन होता है, ये कहते हैं कि उसको आप जो है डिस्कवर करने की कोशिश करें ऑब्जर्वेशन से और साइंटिफिक मेथड से। MCQs में आता है कि सबसे पहले जो साइंटिफिक मेथड है वो किस फ़िलासफ़ी ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था? तो ये साइंटिफिक मेथड जो है ये रियलिज़म ने कराया था। लॉजिक की बेस पे हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, फिर लॉजिकल वे में इंडक्टिव या डिडक्टिव बेस पे हम फिर उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। तो ये साइंटिफिक मेथड होता है। डिटेल हम इंशाल्लाह रिसर्च में जाके देखेंगे। तो ये मेथड भी रियलिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इनके नज़दीक वैल्यूज़ परमानेंट नहीं होती। कल हमने बात की थी कि आइडियलिस्ट कहते हैं कि वैल्यूज़ जो हैं, अक़दार हैं, वो परमानेंट हैं। और इनके नज़दीक जो बच्चे की रैशनल पावर है वो डेवलप करना एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है तालीम का, एजुकेशन का। डेवलप रैशनल पावर्स इन लर्नर्स। तो ये इनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। अगर हम इसका एक दफ़ा इनका अगर निचोड़ निकालना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इनके नज़दीक वैल्यूज़ फ़िक्स नहीं होती, जबकि आइडियलिस्ट के नज़दीक वैल्यूज़ फ़िक्स हैं। इनके नज़दीक मैटर सब कुछ है, आइडियाज़ कुछ भी नहीं है। इनके नज़दीक नॉलेज वो होता है जो हम एक्सपीरियंस से डिराइव करते हैं, और रैशनल पावर बच्चों की डेवलप करना। तो ये इनके बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। अरिस्टोटल को फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले साइंटिफिक मेथड, इसकी फ़िलासफ़ी रियलिज़म में जो है इसका ज़िक्र हुआ। दूसरे नंबर पे इसने एक बुक लिखी थी अरिस्टोटल ने, पेरिसाइकी, साइकोलॉजी के ऊपर, तो इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है इसी बेस पे। तीसरे नंबर पे इसने ये फ़िलासफ़ी जो दी है रियलिज़म, तो ये फादर ऑफ रियलिज़म भी है। और चौथे नंबर पे डिसिप्लिन ऑफ लॉजिक फॉर रीजनिंग, ये जो लॉजिक का डिसिप्लिन है, ब्रांच है, ये भी इंट्रोड्यूस करवाई थी अरिस्टोटल ने। तो इस भी बेस पे इसको फादर ऑफ डिसिप्लिन ऑफ लॉजिक, रियलिज़म, साइकोलॉजी और साइंटिफिक मेथड, इन सब का फादर कहा जाता है। अब रियलिज़म फ़िलासफ़ी के नज़दीक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन के, ये क्या क्या हैं? ये जो जितने भी फ़िलासफ़र्स हैं, चाहे वो ग्रीक हैं, मुस्लिम हैं या वेस्टर्न हैं, तो उस पर भी हमारा एक चैप्टर है इंशाल्लाह हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो वहाँ पे भी हम ये चीज़ें पढ़ेंगे इन डिटेल।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, जैसा कि हम ऊपर हमने देखा कि एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से और साइंटिफिक मेथड से, तो इनका बच्चों के अंदर रेशनल पावर डेवलप करना। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है इनका वो ये है कि बच्चे को आप इक्विप करें नॉलेज और स्किल से। कौन सी स्किल से? वोकेशनल स्किल से। कि वो अब वोकेशनल स्किल्स कौन सी स्किल्स होती हैं? किसी भी प्रोफेशनल स्किल्स कह लें, कोई भी काम है, कोई आर्ट है, तो उससे रिलेटेड जो स्किल्स हैं। अब साफ ज़ाहिर है बच्चा जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ उसको मैनिपुलेट करेगा, उस ऑब्जेक्ट को जो है वो देखेगा, छुएगा और उसके की मैनिपुलेशन करेगा, तो ही जाके कोई ना कोई एक स्किल जो है वो सीख सकेगा। तो इसीलिए ये फोकस करते हैं किस चीज़ के ऊपर? वोकेशनल स्किल्स के ऊपर। तो ये एमसीक्यूज़ भी पूछा जाता है कि कौन सी फ़िलासफ़ी जो है वो वोकेशनल स्किल्स के ऊपर फोकस करती है, तो वो रियलिज़म फ़िलासफ़ी है। यानी ये नॉलेज और स्किल्स दोनों की बात करते हैं, जबकि हमने आइडियलिज़म में देखा था कि वो नॉलेज की बात करते हैं और रीजनिंग की बात करते हैं, जो माइंड के अंदर डेवलप होती है उस रीजनिंग की। जबकि ये कहते हैं कि बच्चे को आप तालीम भी दें और उसको कोई स्किल भी सिखाएं, ताकि वो अपना फ़िज़िकल इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सके। एक बात। दूसरी बात, प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर रियल हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। जब कोई भी बच्चा किसी भी उसको वोकेशन को अडॉप्ट करेगा, कोई स्किल सीखेगा, तो वो बच्चा जो है अपनी एक खुशगवार ज़िंदगी जो है खुशहाल ज़िंदगी जो है वो गुजार सकेगा। प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर रियल हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। और तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है टू एनेबल दैम टू एडजस्ट दमसेल्फ टू द रियलिटीज़ ऑफ द फिज़िकल वर्ल्ड एंड टू अंडरस्टैंड द मटीरियल वर्ल्ड बाय इंक्वायरी। अपने गिर्द जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स, जो मटेरियल मौजूद हैं, उनको अंडरस्टैंड करे इंक्वायरी से। इंक्वायरी कौन कौन से तरीक़ों से करेगा ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। सेंसरी एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से, या फिर साइंटिफिक मेथड से इंक्वायरी करेगा। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन है। उसके बाद करिकुलम की बात करते हैं कि इनका करिकुलम कैसा है। फ़िज़िकल साइंसेस, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये इनका जो है वो प्रेफर्ड करिकुलम होता है रियलिस्ट का। और डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन है, जैसे कि हमने पिछली फ़िलासफ़ी में बात की थी कि इनर डिसिप्लिन की वो बात करते हैं, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं। मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन फॉर सेल्फ डिसिप्लिन, के मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन बच्चों को दी जाएगी और ये एजुकेशन जो है वो उनको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाएगी। और इसमें भी बच्चे को क्लास के अंदर आज़ादी नहीं होती, बच्चा जो है वो बाउंड होता है टीचर की इंस्ट्रक्शन का, या टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन होती है दूसरे लफ्ज़ों में। टीचिंग मेथड इनके बेसिक रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक की जो स्किल्स हैं ये डेवलप करना टीचर का काम होता है। तो इसके लिए सबसे पहले इंडक्टिव मेथड है, जैसे अभी हमने बात की है कि साइंटिफिक जो मेथड है उसके दो मेथड होते हैं, एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है, एक डिडक्टिव होती है। तो इंडक्टिव मेथड, हेuriस्टिक मेथड। इंडक्टिव मेथड ये होता है कि मैं टीचर हूँ और मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो ये मिसाल शायद पहले भी मैंने दी है पिछली जो बैच 2 है उनको, कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो है पहले सारे जो उसके हैं आप कह लें कि स्पेसिफिक जो हैं उसके जो कंपोनेंट्स हैं अब मेरे टॉपिक के, वो मैं समझा देता हूँ। एक इसके अपोजिट जो अप्रोच होती है कि मैं पहले जो है उसकी रूल्स बताता हूँ, मुकम्मल उसके कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करता हूँ, और उसके बाद जो है मैं अपने स्पेसिफिक पॉइंट पे जाता हूँ। तो ये दो अप्रोचेस होती हैं, एक होती है इंडक्टिव और दूसरी होती है डिडक्टिव। कोई बता सकता है कि इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक टू जनरल होते हैं या डिडक्टिव में? सर मैं बताऊं? जी जी सर जी सर इंडक्टिव में जाते हैं हम स्पेसिफिक टू जनरल के थ्रू। स्पेसिफिक टू जनरल जी, कोई मिसाल दे सकता है इसकी? जी सर। जो मिसाल मैंने दी थी वही अगर कोई रिपीट करना चाहे बैच 2 का स्टूडेंट। सर वो परिंदे वाली मिसाल दे सकते हैं? जी 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 सर, जैसे परिंदे हैं वो सब परिंदों के पर होते हैं, ये डिडक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, ये जनरल। और फिर हम जिस चिड़िया के देखेंगे, चिड़िया के भी पर है, तोते के भी पर है, तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डिडक्टिव, यानी जनरल टू स्पेसिफिक। और जब हम इंडक्टिव की बात करेंगे, स्पेसिफिक टू जनरल, तो हम ये कहेंगे कि चिड़िया के भी पर हैं और तोते के भी पर है, कौवे के भी पर है, तो हम ये जनरल रूल बना सकते हैं कि तमाम परिंदों के पर होते हैं। ये हमारा इंडक्टिव हो जाएगा।
जी कोई फीमेल सर भी। इसको हम जी इस जी। तरह से भी सर इसको हम इंडक्टिव मेथड को इस तरह से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सबसे पहले हम उनको जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बच्चे को शो करवाएंगे और फिर उसको जो है उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। सही है, सही है। मैंने जो मिसाल दी थी बैच 2 को, मैंने कहा कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की का जो डिफरेंस है आपने बच्चों को समझाना है। तो मैंने कहा मैं टीचर हूँ, मैं क्लास में मौजूद हूँ, मेरे सामने एक टेबल पड़ा हुआ है, मैं बच्चों को वन बाय वन बताता हूँ कि मैं जो है सांस ले रहा हूँ, ये देखें मैं सांस लेके बच्चों को दिखाऊंगा, ये टेबल को देखें ये सांस नहीं ले रहा। इसी तरह मैं हरकत कर सकता हूँ, ये टेबल हरकत नहीं कर सकता। मैं जो है अपनी नस्ल को बढ़ा सकता हूँ, ये जो टेबल है ये अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो ये पहले मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसके बाद फिर जो है मिसाल से मैं समझा रहा हूँ, अपनी मिसाल दे रहा हूँ, टेबल की दे रहा हूँ। तो इसके जब बच्चे इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर मैं जनरल प्रिंसिपल बताऊंगा उनको कि बेटा इसी तरह चूँकि मैं लिविंग हूँ तो मेरे ये क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स मेरी हैं, ये नॉन लिविंग है टेबल, इसकी ये खसूसियात हैं। इसी तरह जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो उनकी जो है अफजाइश नस्ल नहीं होती, वो सांस नहीं ले सकती, ख़ुद से हरकत नहीं कर सकती। लिविंग थिंग्स इनके बरक्स हरकत कर सकती हैं, सांस ले सकती हैं एट्सेट्रा। तो ये होती है इंडक्टिव अप्रोच। इसी चीज़ को अगर मैं उल्ट कर दूँ, मैं ये कहता कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो सांस लेती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो सांस नहीं लेती, मैं कोई मिसाल से नहीं समझा रहा, वैसे जनरल रूल्स बताना शुरू कर दिए मैंने। और मैं फिर कहता कि जी लिविंग थिंग्स जो है वो उनकी अफजाइश नस्ल होती है, नॉन लिविंग थिंग की नहीं होती। लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं, नॉन लिविंग मूव नहीं कर सकती। तो उसके बाद एंड पे सारा सब कुछ बता के फिर मैं कहता जैसा ये देखें टेबल है, जैसे ये देखें क्लास में कोई परिंदा है, या मैं अपने बारे बता देता। तो ये जो है फिर कौन सी अप्रोच हो जाती, डिडक्टिव अप्रोच हो जाती। तो ये इनका थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि यानी अगर हम मिसाल पहले दे रहे हैं, मिसाल हम पहले उनको दे रहे हैं और एक्सप्लेनेशन उनको फिर बाद में दे रहे हैं, तो फिर ये हमारी कौन सी होती है जी, कौन सी अप्रोच होगी, इंडक्टिव या डिडक्टिव? इंडक्टिव। इंडक्टिव होगी। और डिडक्टिव जो है पहले हम सारी जो है जनरल रूल्स बताएंगे और फिर जो है हम उसको स्पेसिफिक की तरफ से स्पेसिफिक की तरफ आएंगे। उसके बाद ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड ये होता है कि आप बच्चों को बताएं थोड़ा और उन्हें इतना उनके अंदर जो है क्यूरियोसिटी डेवलप करें कि बच्चे ख़ुद से जानने की कोशिश करें, बच्चे अपने माइंड से अपने आइडियाज़ से चीज़ों को ख़ुद एक्सप्लोर करें। तो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है ये। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बैच 2 के स्टूडेंट हैं उन्होंने इन चीज़ों को डिटेल में पहले पढ़ा हुआ है एक चैप्टर में, लेकिन बैच 3 के स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें शायद नहीं होंगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ। वैसे आप एक मुकम्मल चैप्टर जो टीचिंग मेथड का है उसमें ये चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड, फील्ड ट्रिप्स में स्टूडेंट जो है क्लासरूम के बाहर जाके ऑब्जर्वेशन करेंगे, वहाँ से। क्वेश्चन था जी सर, करिकुलम के मुताबिक आपने बताया कि जो रियलिस्ट वाले हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और फिजियोलॉजी के ऊपर फोकस करते हैं। जी जी सर मेरे माइंड में ना एक बात आ रही थी कि जो रियलिस्ट हैं ये मतलब पेंटिंग या म्यूजिक या आर्ट्स के ऊपर भी फोकस करते हैं, या मतलब उसको इतनी उस इम्पोर्टेंस नहीं देते नहीं, हैं? बिल्कुल बिल्कुल देते हैं उसको, क्योंकि हमने बात की है कि ये स्किल ओरिएंटेड करिकुलम इनका होता है, तो ये उसको भी फोकस करते हैं। सर मैंने ना एक बुक में पढ़ा था कि रियलिस्ट शो वेरी लिटिल इंटरेस्ट इन द आर्ट, पेंटिंग और म्यूजिक। नहीं, इंटरेस्ट की बात अगर होगी तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, करिकुलम की अगर हम बात करें, तो ये फोकस इनका होता है कि बच्चे को आप वोकेशनल स्किल सिखाएं। तो ये सारी वोकेशनल स्किल्स हैं, तो ये उसमें आ जाएगा उनके करिकुलम में कि ये उसको वाकई फोकस करते हैं। लेकिन जो मेजर की अगर हम बात करें तो फिज़िकल साइंस जो है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये इनका होता है, यानी बेसिक रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक, इस पे इनका मेजर फोकस इनका इस चीज़ पे होता है। अच्छा, फील्ड ट्रिप्स की हम बात कर रहे थे कि फील्ड ट्रिप्स से मुराद ये होता है कि बच्चे जो है टीचर बच्चों को क्लासरूम से बाहर ले जाएगा, यानी फील्ड में फ़र्ज़ करें उसने
जो है वो मोनोकॉट डाइकॉट्स पौधों के बारे में बताना है, माहौल के बारे में कुछ पढ़ाना है, किसी कोई कल्चर उन्हें कोई दिखाना है, कोई हिस्टोरिकल प्लेस उन्हें उसकी विज़िट कराना है, तो इसको हम फील्ड ट्रिप्स कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन में टीचर ख़ुद जो है वो सारा सब कुछ जो है वो पहले बच्चों को करके दिखाएगा और उसके बाद बच्चों से कहेगा जो मैंने करके दिखाया है आपने इसको रिपीट करना है, सेम आपने भी करके दिखाना है। ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है। यूज़ ऑफ AV एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, ये जो है इनके टीचिंग मेथड्स हैं। इट अपोज द बुकिश नॉलेज, स्टूडेंट शुड बी गिवन रिवॉर्ड्स। तो ये बुकिश नॉलेज के अगेंस्ट हैं, जो हमारे यहाँ जो रटे का कॉन्सेप्ट होता है ये उसके अगेंस्ट हैं कि सिर्फ पढ़ा दिया जाना और पढ़ लिया जाना, इस पे नहीं, बल्कि बच्चे प्रैक्टिकली कुछ इन्वॉल्व भी हों, ख़ुद भी इन्वॉल्व हों, ख़ुद से सोचें और करें। रोल ऑफ टीचर, इसमें टीचर का रोल ये होता है कि ये टीचर सेंटर्ड है। टीचर बच्चों को मटेरियल थिंग्स के बारे में टीच करता है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो ये इसका करिकुलम, डिसिप्लिन, टीचिंग मेथड और रोल ऑफ टीचर है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रियलिज्म, सबसे पहले है नेव रियलिज्म। नेव रियलिज्म के नज़दीक ऑब्जेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड वेदर दे आर नाउन आर नॉट। ऑब्जेक्ट्स जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका माइंड में उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में कोई आइडिया है या नहीं है तो भी ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, नहीं है तब भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड वेदर दे आर नाउन आर नॉट। दूसरा है रिप्रेजेंटेशनलिज्म। ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज बट मेटाफिजिकल थॉट्स डिपेंड्स ऑन माइंड, इट इज़ बेस्ड ऑन जॉन लॉक माइंड। के ऑब्जेक्ट की जो एग्जिस्टेंस है वो नॉलेज से इंडिपेंडेंट है। क्या मतलब हुआ कि हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी है या नहीं है तो भी वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो चीज़ है वो एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जो मेटाफिज़िकल थाट्स हैं वो डिपेंड करती हैं माइंड पे, जैसे कायनात कब बनी, किसने बनाई, कोई तो होगा ना इसको बनाने वाला, ख़ुद से तो चीज़ें नहीं बनती जा रही। तो ये मेटाफिज़िकल कॉन्सेप्ट है। तो ये जो है डिपेंड करते हैं माइंड के ऊपर। रिप्रेजेंटेशनलिज्म ये जो आइडियलिज्म की टाइप है इसमें, तो ये जॉन लॉक के माइंड के ऊपर बिलीव करती है, आगे जाके देखेंगे इसी स्लाइड में। उसके बाद है न्यू रियलिज्म। क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आर इट्स आउन, नॉलेज डज नॉट अफेक्ट दैम। तो न्यू रियलिज्म के नज़दीक किसी भी ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो उसकी अपनी होती हैं। हमारे माइंड में उसके बारे में कोई आइडिया है, हमें उसके बारे में कोई नॉलेज है या नहीं है, तो इस चीज़ से उसकी क्वालिटीज़ में कमी या बेशी नहीं होती। उसके बाद है क्रिटिकल रियलिज्म। ऑब्जेक्ट पोजेस क्वालिटीज़ एंड इट इज़ डायरेक्टली नाउन, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे हम जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तो हर एक क्रिटिकली जब हम किसी चीज़ को इवेलुएट करते हैं तो हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो यही बात यहाँ पे है कि ऑब्जेक्ट्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो डायरेक्टली जानी जा सकती हैं और डिफरेंट लोगों का, मुख्तलिफ लोगों का किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में उनकी जो ओपिनियन होगी वो डिफरेंट हो सकती है और नॉलेज डिफरेंट हो सकता है। इसको कहते हैं क्रिटिकल रियलिज्म। जॉन लॉक थ्योरी, जॉन लॉक ने एक थ्योरी दी है जिसका नाम टेबुला रासा थ्योरी है। ये लैटिन वर्ड जो है से डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है इरेज टैबलेट या ब्लैंक स्लेट। इनके नज़दीक चिल्ड्रन माइंड इज़ अ ब्लैंक स्लेट, एक्सपीरियंस बिल्ड देयर नॉलेज एंड स्कूल मस्ट फिल दैट स्लेट। के जॉन लॉक के नज़दीक बच्चे का माइंड एक ब्लैंक स्लेट की तरह है या इरेज टैबलेट की तरह, यानी खाली स्लेट की तरह है। एक्सपीरियंस बच्चा जो करता है तो वो एक्सपीरियंस नक्श होता जाता है, यानी उसकी लर्निंग होती जाती है। और लॉक ने कहा कि स्कूल को इस स्लेट को फिल करने की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्कूल की होती है। तो ये जॉन लॉक थ्योरी है। ये थी जी हमारी रियलिज़म थ्योरी। अब हम जो है इनको कंपेयर करेंगे, आइडियलिज़म को और रियलिज़म को। सबसे पहले हम रियलिटी की बात करेंगे। आइडियलिस्ट कहते हैं कि फोकस करते हैं रियलिटी ऑफ आइडियाज़ और स्पिरिट पे, जबकि जो रियलिस्ट हैं ये फोकस करते हैं मैटर, फिज़िकल वर्ल्ड और नेचुरल लॉज के ऊपर। वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो आइडियलिस्ट कहते हैं कि वैल्यूज़ एब्सोल्यूट हैं, यानी चेंज नहीं हो रही, अनचेंजिंग है। जबकि जो रियलिस्ट हैं ये कहते हैं कि वैल्यूज़ एब्सोल्यूट नहीं हैं, यानी कि कंटिन्यूसली वो चेंजिंग प्रोसेस में है, फिक्स नहीं है। और आइडियलिस्ट कहते हैं कि नॉलेज जो है वो स्पिरिचुअल नॉलेज ही आखिरी नॉलेज है, अल्टीमेट है, रियल है। जबकि रियलिस्ट कहते हैं कि जो नॉलेज एक्सपीरियंस से डिराइव किया जाता है वो नॉलेज रियल है। डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो आइडियलिस्ट कहते हैं कि क्लासरूम का जो डिसिप्लिन है वो इनर डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। जबकि
जो रियलिस्ट हैं ये कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन, मोरल और रिलीजियस एजुकेशन की बेस पे बच्चे जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन अपनाएंगे। अगर एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो सर्च फॉर ट्रूथ, सेल्फ रियलाइजेशन और मोरल डेवलपमेंट, ये आइडियलिस्ट कहते हैं, जबकि जो रियलिस्ट हैं वो कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स एंड इम्प्रूव सोसाइटी। तो ये इनका थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस था। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम फिर आगे चलते हैं प्रैग्मेटिज्म पे। आपने कोशिश ये करनी है, ये इनका ना आपस में बड़ा क्लोज लिंक है। जो फ़िलासफ़ीज़ हम पढ़ते जा रहे हैं, हर एक का पहले आने वाली और बाद में आने वाली फ़िलासफ़ी के साथ कोई ना कोई लिंक बन रहा है। जैसे आइडियलिज़म टोटली अगेंस्ट है, सारे जो आप कह लें कि उनके प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के अगेंस्ट है। अब ये तीसरी फ़िलासफ़ी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रैग्मेटिज्म। इसने पहली दोनों को रिजेक्ट किया। आइडियलिज़म आई, उसके बाद रियलिज़म फ़िलासफ़ी आई, उसने आइडियलिज़म को रिजेक्ट किया। उसके बाद जो है प्रैग्मेटिज्म आई, इसने पहले वाली दोनों को रिजेक्ट कर दिए। तो ये फ़िलासफ़ी है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की है। इसका जो ओरिजिन है ये अमेरिकन है, अमेरिकन फ़िलासफ़ी है। पहली वाली दोनों जो है वो ग्रीक थी, यूनान की थी, उनका ओरिजिन जो है वो ग्रीक है। तो ये वर्ड प्रैग्मेटिज्म है, एक ग्रीक वर्ड प्रैग्मा से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है प्रैक्टिस, एक्शन या यूज़। ये अगेंस्ट है आइडियलिज़म के और रियलिज़म के। अब चूँकि हम जो फ़िलासफ़ी पढ़ते जाएंगे तो पिछली वाली जो जितनी भी हमने पढ़ी होंगी उनको टच देते जाएंगे। जैसे रियलिज़म हम पढ़ रहे थे तो हम आइडियलिज़म को साथ साथ डिस्कस कर रहे थे। अब ये जो प्रैग्मेटिज्म फ़िलासफ़ी है ये कहते हैं कि वो थिंग्स, वो आइडियाज़, यानी थिंग्स से मुराद ऑब्जेक्ट्स, जो जिस पे बिलीव करते हैं रियलिस्ट, और आइडियाज़ जिस पे बिलीव करते हैं आइडियलिस्ट, ये कहते हैं कि सिर्फ वही थिंग्स या वही आइडियाज़ रियल हैं जिनको हम एक्सपीरियंस कर सकें। यानी वही आइडियाज़ रियल हैं जिनको हम, ये आइडियाज़ और ऑब्जेक्ट्स रियल हैं जिनको हम जिनके साथ एक्सपीरियंस कर सकें, अदरवाइज़ वो रियल नहीं हैं। तो इसकी अगर इस फ़िलासफ़ी की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस, ये जो है इसका निचोड़ है, या एक लफ्ज़ में अगर तर्जुमा करें इस फ़िलासफ़ी का तो ये एक्सपीरियंस बेस्ड फ़िलासफ़ी है। अमेरिकन फ़िलासफ़ी है, इसके फाउंडर चार्ल्स सैंडर्स पायर्स हैं और एक्सपोनेंट इसके जोहन डेवी हैं, विलियम जेम्स हैं, और अमेरिकन इसका ओरिजिन है। फ़िलासफ़ी एम्फेसाइजेस दैट थिंग्स आर आइडियाज़ दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड आर ऑब्जर्व्ड आर रियल, ट्रूथ इज़ दैट वर्क्स। इसका जो प्रिंसिपल है तो वो ये है कि ट्रुथ वो है, सच्चाई वो है जो वर्क करे, यानी जिसको हम एक्सपीरियंस के साथ जो है जिसके साथ हम एक्सपीरियंस कर सकें। फंडामेंटल प्रिंसिपल, इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस विद मैटर। यानी आइडियलिस्ट सिर्फ माइंड की बात करते थे आइडियाज़ की, रियलिस्ट मैटर की, सिर्फ मैटर की बात करते हैं। और ये कहते हैं कि आइडियाज़, रिपीट करेंगे, आवाज़ कट रही थी पर आपकी आवाज़ कट रही थी, ये कहना थोड़ा रिपीट करेंगे प्रैग्मेटिज्म। जी बाकी लोगों को भी आवाज़ का इशू था? नहीं सर, बात ठीक है, क्लियर है सर बात। ये मतलब आपका ना शायद नेट का इशू होगा। चले मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने बात की है कि आइडियलिज़म सिर्फ बिलीव करते हैं आइडियाज़ पे, रियलिस्ट बिलीव करते हैं सिर्फ मैटर पे, जबकि प्रैग्मेटिज्म कहता है कि नहीं, अगर इंडिपेंडेंटली हम मैटर को देखें तो भी वो रियल नहीं है, ऑब्जेक्ट्स को देखें तो भी वो रियल नहीं है। ये उस सूरत में रियल हो सकते हैं जब इन दोनों को हम एक्सपीरियंस कर सकें। यानी एक्सपीरियंस ही आप कह लें कि एसेंस है इस पूरी फ़िलासफ़ी का, या निचोड़ है, या एब्स्ट्रैक्ट है, एक वर्ड में तर्जुमा है प्रैग्मेटिज्म का। ग्रीक इसका ओरिजिन है और अमेरिकन इसका ओरिजिन है, और ग्रीक वर्ड प्रैग्मा से ये ड्राइव किया गया इस वर्ड प्रैग्मेटिज्म, जिसका मतलब प्रैक्टिस या एक्शन है। फंडामेंटल प्रिंसिपल, इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस विद मैटर। यानी मैटर के साथ आइडियाज़ भी हों और एक्सपीरियंस भी हो मैटर के साथ, तब जाके वो रियल होगा। इट इज़ प्लूरलिज़म, प्लूरलिज़म हमने मोनिज़म की बात की थी आइडियलिज़म में, कि जो एक ही सोर्स है नॉलेज का, तो ये कहते हैं कि नॉलेज के मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं, प्लूरलिज़म फ़िलासफ़ी है। और ये कहते हैं कि थाट यानी आइडिया वो है जो एक्शन प्रोड्यूस करे, जिससे आप किसी चीज़ को मैनिपुलेट करें, एक्सपीरियंस करें, प्रैक्टिस करें या एक्शन लें, तो वो आइडियाज़ जो है रियल होती हैं। यही बात यहाँ पे की जा रही है, विच सेज थाट मस्ट प्रोड्यूस एक्शन। यूनिवर्स इज़ डायनामिक, इनके नज़दीक जो यूनिवर्स है
कायनात है वो मुसलसल तग़य्युर पजीर है, तब्दील हो रही है, वैल्यूज़ फ़िक्स नहीं है, वैल्यूज़ वक्त के साथ साथ और रियलिटी जो है वो वक्त के साथ साथ तब्दील हो रही है। दे आर स्टिल इन मेकिंग फ़ेज़, यानी ये मुसलसल तश्कील पा रही हैं वैल्यूज़ भी और रियलिटी भी वक्त गुजरने के साथ साथ। जबकि पिछली फ़िलासफ़ीज़ में हमने देखा आइडियलिज़म में वो कहते हैं कि वैल्यूज़ जो है वो फ़िक्स हैं। रियलिस्ट भी यही बात करते हैं कि वैल्यूज़ जो है वो फ़िक्स नहीं है, वो चेंजिंग हैं। तो ये भी यहाँ से इस पॉइंट से अगर हम बात करें तो जो एक्सियोलॉजिकल एस्पेक्ट है इनका और इसका रियलिज़म का वो मिलता जुलता है। एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट प्रोड्यूस टेस्टेबल एंड वेरीफाइबल नॉलेज, यानी ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर बिलीव करते हैं। वो नॉलेज जो है इनके नज़दीक वैलिड है जिसको टेस्ट किया जा सके और वेरीफाई किया जा सके। नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस आर एक्सपीरियंस ओनली, इनके नज़दीक नॉलेज सिर्फ वही है जो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से एक्वायर्ड किया जाता है। फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ये फोकस करते हैं। चेंज इज़ एसेंस ऑफ रियलिटी, इनके नज़दीक चेंज प्रैक्टिस ये जो है रियलिटी का एसेंस है। रियलिटी इज़ चेंजिंग, रिजेक्ट मेटाफिजिक्स एज एरिया ऑफ फिलोसफिकल इंक्वायरी, कंक्लूजन आर कंसेप्ट ऑफ डेथ इज़ मेयर अ गेस, इनके नज़दीक के डेथ या मौत के बाद के जो मनाजिर हैं ये सिर्फ जो है वो तखमीने हैं, अंदाजे हैं, गेस हैं। तो जो मेटाफिज़िक्स है, मेटाफिज़िक्स किसको कहते हैं, जो आप कह लें कि यूनिवर्सल जो ट्रूथ है उनके बारे में ये कहते हैं कि उनको भी एक्सपीरियंस किया जाए, जबकि फ़िलासफ़िकल इंक्वायरी में सिर्फ जो है उनको लॉजिक की बेस पे, आइडियाज़ की बेस पे एक्सेप्ट किया जाता है, तो ये उसके भी अगेंस्ट है। यूटिलिटेरियन फ़िलासफ़ी है ये। यूटिलिटेरियन कौन सी है? ये ऐसी फ़िलासफ़ी है जो कह लें कि ह्यूमन जो नीड्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन पे बिलीव करती है, यानी ये ऐसे आप कह लें कि एक्शन, परफॉर्मेंस, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस जो ह्यूमन जो है नीड्स हैं उनको उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी हैं या फ़ायदा मंद हैं, तो ये उस पे बिलीव करती है, उन प्रैक्टिस या एक्सपीरियंसेस पे। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये यूटिलिटेरियन है। यूटिलिटी इज़ टेस्ट ऑफ ऑल ट्रूथ एंड रियलिटी, इनके नज़दीक जो यूटिलिटी है यानी यूज़फुलनेस, किसी भी एक्सपीरियंस की, नॉलेज की, रियलिटी की जो यूज़फुलनेस है वो क्या है? यूटिलिटी इज़ टेस्ट ऑफ ऑल ट्रूथ एंड रियलिटी। उसके बाद इट इज़ अ प्रैक्टिकल ह्यूमनिस्टिक फ़िलासफ़ी बिलीव ऑन प्रेजेंट एंड डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी पे और प्रेजेंट पे बिलीव करती है, पास्ट पे या फ्यूचर पे बिलीव नहीं करती। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, इनके नज़दीक बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन किसको कहते हैं? एक्सपीरियंस को कहते हैं, प्रैक्टिस को कहते हैं, तो इससे डेवलप होती है। ये इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, इनेबल चाइल्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ। अब ये चूँकि प्रैक्टिस की बात करते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि जो बच्चे को जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसाइल का सामना होता है, बच्चे को इस काबिल बनाएं कि वो अपने मसाइल को, अब जब उसने ख़ुद एक्सपीरियंस किया होगा तो कल को उससे रिलेटेड कोई भी इशू बच्चे को प्रॉब्लम आता है तो वो ख़ुद से सॉल्व करने के काबिल हो। मोर एंड मोर ग्रोथ एंड क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज़, क्योंकि ये कहते हैं कि वैल्यूज़ तो जो है अभी बन रही हैं, तश्कील पा रही हैं, वक्त के साथ साथ नई अक़दार फ़रोग़ पा रही हैं, तो ये कहते हैं कि बच्चे की आप इस तरह से उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट करें कि वो न्यू वैल्यूज़ को क्रिएट करे। प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर सिटीज़नशिप, डेली लिविंग एंड फ्यूचर कैरियर, तो ये बच्चे को आप उसके प्रेजेंट को इस तरह से उसके अंदर जो है उस क्वालिटीज़ इनकलकेट करें कि वो सिटीज़नशिप का, डेली लाइफ का और जो फ्यूचर कैरियर से रिलेटेड जो है जो सलाहियतें हैं वो बच्चे के अंदर निखर आएँ। क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स, तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी डेवलपमेंट में या डेमोक्रेटिक आइडियल्स जो है, जो ओवरऑल एक सोसाइटी की जब हम बात करते हैं कि जब एक सोसाइटी में रहने वाली अक्सरियत जिस चीज़ को जो है वो पसंद करते हैं तो उसको हम डेमोक्रेटिक, उन आइडियल्स को हम डेमोक्रेटिक आइडियल्स कहते हैं। तो ये भी इनका एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। अब करिकुलम, इनके करिकुलम के 4 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियन, यानी वो नॉलेज जिसका कोई फ़ायदा हो, जिसका आगे इस्तेमाल हो और इंसानी जो ज़रूरियात हैं
तो उसके लिए कहीं ना कहीं पे वो फ़ायदेमंद भी हो, वो नॉलेज होना चाहिए, यानी वो करिकुलम होना चाहिए। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियन। दूसरा है लर्नर इंटरेस्ट, बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो देखा जाए, उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो करिकुलम डिज़ाइन किया जाए। तीसरा इनका प्रिंसिपल है लर्नर्स एक्सपीरियंस, बच्चे का जो एक्सपीरियंस है, लर्नर एक्सपीरियंस में जो टीचिंग मेथड का मेन रोल आ जाता है कि वो कैसा होना चाहिए। जिस तरह का बच्चा जो है वो चाहता है उस तरह का लर्नर एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। यानी करिकुलम आप इस तरह से डिज़ाइन करें कि टीचिंग लर्निंग में स्टूडेंट का भी काफ़ी हद तक रोल हो। लर्नर एक्सपीरियंस से ये मुराद है। और चौथे नंबर पे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहते हैं कि सब्जेक्ट्स को आपस में मिला लेना, डिफरेंट सब्जेक्ट को आपस में मिला लेना। जैसे पिछली उसमें हमने बात की, हर एक फ़िलासफ़ी की कुछ ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जो बाकियों से नहीं मिलती, कुछ इनके करैक्टर्स हैं जो एक से ज़्यादा फ़िलासफ़ीज़ के आपस में मिलते जुलते हैं। तो इंटीग्रेशन जो सब्जेक्ट्स की है या लर्नर जो इंटरेस्ट है, यूटिलिटेरियन है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी और फ़िलासफ़ी में आपको नहीं मिलेंगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ करिकुलम ये किस फ़िलासफ़ी ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे पिछली फ़िलासफ़ी में मैंने बताया कि साइंटिफिक मेथड का पूछा जाता है, तो इंटीग्रेशन का पूछा जाएगा तो वो प्रैग्मेटिज्म फ़िलासफ़ी है जिसने सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ करिकुलम की बात की है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट, चाइल्ड इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, सोशल स्टडीज़, जनरल साइंस, ये इसका करिकुलम होता है। डिसिप्लिन, अब डिसिप्लिन का मैंने कल भी बताया था कि डिसिप्लिन से मुराद क्लासरूम इन्वायरमेंट है। यहाँ पे बच्चे को क्लासरूम में चाइल्ड फ्रीडम दी जाती है, वो जो है वो कौन से सब्जेक्ट चूज़ करता है। टीचिंग मेथड वो टीचर के साथ मिल के डिसाइड करेगा कि ये एक्टिविटीज़, ये मेथड, ये चीज़ जो है हमने ऐसे पढ़नी है। तो चाइल्ड फ्रीडम है, फ्री डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, क्रिएट न्यू वेज फॉर डिसिप्लिन इन स्कूल्स। टीचिंग मेथड साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल पे बिलीव करते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल कौन से होते हैं कि इंडिविजुअल की जो नीड है उसको फोकस करना, ये होता है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। सोशियोलॉजिकल ग्रुप नीड को फोकस करना, ये होता है सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो इनके प्रिंसिपल दोनों हैं, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल। सोशियोलॉजी जैसे सोसाइटी होती है, इससे याद आप रखें कि सोसाइटी में बहुत सारे लोगों की बात हम करते हैं। तो सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल जो होता है टीचिंग मेथड में, उसमें हम ग्रुप नीड इंटरेस्ट की बात करते हैं, ग्रुप गाइडेंस की बात करते हैं, जबकि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में हम इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं। ये डुअलिज्म फ़िलासफ़ी है, इसमें टीचर थ्योरी भी पढ़ाता है और प्रैक्टिस भी, यानी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों जो है चीज़ों की डिलीवरी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्टिविटी लर्निंग। तो प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि टीचर एक टास्क दे देता है कि ये आपका कोई मॉडल तैयार करना है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई असाइनमेंट्स हैं, कोई गार्डन तैयार करना है, एट्सेट्रा। इस तरह के प्रोजेक्ट देता है, बच्चे फिर जो है वो एक्सपीरियंस से वो चीज़ें जो है वो ख़ुद मैनिपुलेट करते हैं, ख़ुद से डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी लर्निंग, ये इसके टीचिंग मेथड है। रोल ऑफ टीचर, इसमें टीचर का रोल ये है कि ये चूँकि इसमें क्लासरूम इन्वायरमेंट जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। टीचर सेंटर्ड से मुराद ये होता है कि तमाम तर जो इंस्ट्रक्शन है वो सारी की सारी टीचर अपनी मर्ज़ी से दे रहा है, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट सेंटर्ड वो होता है जिसमें स्टूडेंट को भी टीचर इन्वॉल्व करता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी एक्टिविटी करनी है, किसने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो ये जो है स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। तो टीचर इसमें फ्रेंड और गाइड के तौर पर होता है, और ये जो इसमें जो टीचर का रोल होता है वो एज अ फ्रेंड या गाइड का होता है। ओवरऑल इन्वायरमेंट स्टूडेंट सेंटर्ड है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म की 3 टाइप्स हैं मेन, बायोलॉजिकल, ह्यूमनिस्टिक और एक्सपेरिमेंटल। जो बायोलॉजिकल है इसमें कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ वैल्यूएबल एंड एनेबल हिम टू एडजस्ट इन हिज इन्वायरमेंट और टू चेंज इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू हिज नीड। कि हर इंडिविजुअल के अंदर ये सलाहियतें होती हैं कि वो अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाए। यानी कोई भी प्रॉब्लम उसको आता है जो उसने पहले कुछ सीखा, पढ़ा, जाना हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो वो ख़ुद को उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल ले, एडजस्ट कर ले। या फिर ये है कि इन्वायरमेंट को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक चेंज कर ले, या ख़ुद उसमें एडजस्ट हो जाए या इन्वायरमेंट को अपने मुताबिक कर लेता है। तो ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है प्रैग्मेटिज्म का। दूसरा है ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक जो है ये जब भी वर्ड आएगा तो इसमें ह्यूमन नीड्स और इंटरेस्ट की बात होगी, उनकी सेटिस्फेक्शन की बात होगी। तो इसमें
देखा जाता है कि वो चीज़ें रियल हैं जो ह्यूमन नीड्स को या ह्यूमन नेचर को सेटिस्फाई करती हैं। तो सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड इसमें जो है वो प्रायोरिटी होती है। व्हाट सेटिस्फाइज ह्यूमन नेचर इज़ ओनली ट्रू एंड रियल। सेटिस्फेक्शन ऑफ डिज़ायर नीड्स आर डेवलप्स लाइफ। तो ये इनका मेजर फोकस होता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल है। द प्रिंसिपल इज़ ट्रू विच कैन बी वेरीफाइड बाई एक्सपेरिमेंट। इनके नज़दीक वही जो है रूल, वही ज़ाब्ते, वही थ्योरीज, वही प्रिंसिपल्स ट्रू या रियल होंगे जिनको हम एक्सपेरिमेंट के बाद वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिस। तो ये इसकी 3 टाइप्स होती हैं, बायोलॉजिकल, ह्यूमनिस्टिक और एक्सपेरिमेंटल। जी यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई इशू? जी मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी सर आ रही है बात। जी क्लियर है? कोई सवाल किसी का? आगे चलें। कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। जी सर आगे पढ़ें सर। जी एग्जिस्टेंशियलिज्म ये मॉडर्न यंगेस्ट फिलॉसफीज़ को कहा जाता है। ये सोरेन किर्कगार्ड ने ये इंट्रोड्यूस कराई फ़िलासफ़ी। डेनमार्क के थे, तो डेनिश ओरिजिन है इसका। जैसे हमने बात की आइडियलिज़म, रियलिज़म ग्रीक, प्रैग्मेटिज़म अमेरिकन और एग्जिस्टेंशियलिज़म डेनिश ओरिजिन है इसका। तो ये जो है 1945 में इस पे मेजर जो है वो फोकस किया गया, काम किया गया। वैसे इसके जो पहले फाउंडर हैं वो सोरेन किर्कगार्ड हैं और एक्सपोनेंट इसके जीन पॉल सार्ट्रा और फ्रेडरिक नीत्शे और कार्ल जेस्पर, ये इसके एक्सपोनेंट्स हैं। लैटिन वर्ड एग्जिस्टर इसका मतलब होता है स्टैंड आउट आर टू बी। जैसे मैंने बात की है पहले भी कि हर फ़िलासफ़ी की कुछ स्पेशलिटीज़ हैं। तो ये फ़िलासफ़ी इस चीज़ के ऊपर बिलीव करती है कि इंसान वो है जो ख़ुद को वो ख़ुद बनाता है। बाकी बाहर का नॉलेज, बाहर की लर्निंग, टीचिंग, बाहर का इन्वायरमेंट, ये जो है सेकेंडरी हैं। सबसे जो सुप्रीम चीज़ है वो इंसान की अपनी ज़ात है। इंसान ख़ुद को ख़ुद डिज़ाइन करता है, ख़ुद बनाता है। अपनी वैल्यूज़, अपनी अक़दार, वो सब कुछ जो है उसका ज़िम्मेदार इंसान ख़ुद है। सब कुछ वो ख़ुद बनाता है। उसके पास उसको जो है बाउंड नहीं किया जाना चाहिए। इंसान के पास जो है वो ऑप्शंस होती हैं, चॉइसेस होती हैं। अपनी मर्ज़ी से वो जो रियलिटीज़, जो वैल्यूज़ चाहता है वो क्रिएट करता है, फिर उनको अडॉप्ट करता है। तो फ्रीडम ऑफ चॉइसेस जो है ये बेसिक प्रिंसिपल है। और इंसान की अपनी ज़ात, यानी इंसान वो है जो ख़ुद को वो ख़ुद बनाता है। फ़िलासफ़ी एम्फसाइजेज मैन इज़ नथिंग व्हाट ही मेक हिमसेल्फ, बीइंग क्रिएट ह्यूमन बीइंग क्रिएट देयर ओन रियलिटी, वैल्यूज़ थ्रू चॉइसेस, ह्यूमन हैव फ्रीडम ऑफ चॉइसेस। यानी इंसान वो है जो ख़ुद को वो ख़ुद बनाता है और उसके पास चॉइसेस में फ्रीडम है जो चीज़ वो अडॉप्ट या चूज़ करना चाहे। फंडामेंटल इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? मैन इज़ सेंट्रल दैन ट्रूथ आर लॉ। इंसान हर चीज़ से सुप्रीम है। जो रियलिटी है, जो कवानीन है यूनिवर्सल, तो उनसे भी इनके नज़दीक इंसान सुप्रीम है। एग्जिस्टेंस प्रीसीड द एसेंस। इनके नज़दीक एग्जिस्टेंस, इंसान का जो अपना वजूद या एग्जिस्टेंस है वही सब कुछ है और इसकी एग्जिस्टेंस अल्टीमेट है, वही रियल है। वैल्यूज़ जो है इंसान फ्रीली चूज़ करता है और अपना कल्चर और अपनी वैल्यूज़ इंसान ख़ुद बनाता है। इंसान अपने एक्शंस का ख़ुद रिस्पॉन्सिबल है। इंसान की ज़ात जो है वो हर चीज़ से अफजल है। एजुकेशन, इनके नज़दीक होम एजुकेशन जो है वो घर की तालीम, वो स्कूल एजुकेशन की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। और ये कहते हैं कि हर जो इंडिविजुअल है वो अपनी चॉइसेस का ख़ुद ज़िम्मेदार है। जिस तरह की चॉइसेस वो, जिस तरह के ऑप्शन वो चूज़ कर रहा है, तो वो उसको कामयाबी की तरफ ले जाएं या नाकामी की तरफ, इसका रिस्पॉन्सिबल भी वो ख़ुद होता है। ये जो डेथ के जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सेप्ट करते हैं और इनका जो एक स्पेशल फेथ है, लीप ऑफ फेथ, इनके नज़दीक आउटकम्स क्या हैं, कामयाबी है या नाकामी है। एक इंडिविजुअल जो है वो कोई चीज़ जब अडॉप्ट करता है, चूज़ करता है, तो उसके लिए वो जो उसकी कामयाबी या नाकामी को नहीं देखता। वो कहता है कि बस मैंने ये चीज़ मुझे चाहिए, मैं ये करूँगा। तो इसको कहते हैं लीप ऑफ फेथ। नो मैटर द आउटकम, सक्सेस और फेलियर, दे विल मेक इट। उसके बाद मैन कैन नॉट मेड रेडीमेड कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। इनके नज़दीक के जो बने बनाए कल्चर, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस हैं, इंसान जो है या नॉलेज है, ये उसको अडॉप्ट नहीं करता, बल्कि अपने लिए सब कुछ जो है
वो ख़ुद क्रिएट करता है। इनके नज़दीक इंसान की जो नेचर वो इनबॉर्न नहीं होती, बल्कि क्या होती है, बट क्रिएट दियर ओन रियलिटीज़, माई लाइफ आई विल डू वट आई वांट। इनके नज़दीक मैं जो है अपनी मर्ज़ी से करूँगा, मेरी ज़िंदगी है, मैं जो चाहे करूँ। तो ये इनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, इनके नज़दीक टू एजुकेट द होल पर्सन नॉट जस्ट माइंड, एक मुकम्मल इंडिविजुअल को आप एजुकेट करें, सिर्फ उसके जो उसका माइंड है आप उसकी लर्निंग की बात ना करें, बल्कि ओवरऑल एक इंडिविजुअल की बात करें। हेल्प लर्नर्स टू बिकम फुली अथेंटिक बीइंग, अथेंटिक बीइंग से मुराद ये है कि एक ऐसा इंडिविजुअल बनाने के लिए उसकी हेल्प करना एक बच्चे को कि वो प्रैक्टिकल हो सके, वो अपनी चॉइसेस जो है वो चूज़ करने में उसको कोई हेजिटेशन ना हो, वो अपना कल्चर ट्रेडिशन बनाने में भी उसको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो वो प्रैक्टिकल ह्यूमन बीइंग आप बनाएं, जिसको अथेंटिक बीइंग कहा गया। करिकुलम इनके नज़दीक फोकस ऑन इंडिविजुअल एंड इट्स रिलेशनशिप, वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शन टू चूज़, फ़ाइन आर्ट्स, ड्रामा, लिटरेचर, फ़िलासफ़ी, वोकेशनल एजुकेशन, ये इनके कुछ करिकुलम है। यानी उस इंडिविजुअल के पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हों, जो मर्ज़ी वो चूज़ करना चाहे, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ से भी वो चूज़ कर सकता है, ये फ़िक्स नहीं है, इनमें से भी जो है बच्चा अपनी मर्ज़ी से चूज़ करे जो चूज़ करना चाहता है। डिसिप्लिन अगेन इनका और जो है प्रैग्मेटिज़म का वो सेम है, वहाँ भी चाइल्ड फ्रीडम है, यहाँ भी चाइल्ड फ्रीडम है। ये सेल्फ़ एक्सप्रेशन पे बात करते हैं कि बच्चा अपने आप को अंडरस्टैंड करे, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ, और उसके बाद अपने लिए सब कुछ जो है, अपना नॉलेज, अपनी वैल्यूज़ वो क्रिएट करे। फिर सेल्फ़ एक्सप्रेशन है, अपने आप को एक्सप्रेस करे, सेल्फ़ डायरेक्टेड, सेल्फ़ पेस्ड लर्निंग हो। टीचिंग मेथड चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे की चॉइस के मुताबिक कि कौन सा होना चाहिए, यानी ये सारे का सारा इनका फोकस है कि आपकी अपनी ज़ात ही अफजल है, आप अपनी मर्ज़ी से करें जो करना चाहते हैं, मेन फोकस इनका ये है। डायलॉग, डिस्कशन, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ये इनके कुछ बेसिक टीचिंग मेथड्स हैं। रोल ऑफ़ टीचर, इसमें ये जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है, जैसे पहले भी बात हुई है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर होता है, वो बच्चे को इन्वायरमेंट देता है कि जहाँ से वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो कौन सा मेथड, कौन सा सब्जेक्ट मैटर, कौन सी एक्टिविटीज़ चूज़ करना चाहता है, तो टीचर इसमें हेल्पर होता है। टू हेल्प इंडिविजुअल्स टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, टीचर का ये रोल होता है। ये हमारा था जी एग्जिस्टेंशलिज़म, और आज की हमारी आखिरी फ़िलासफ़ी है वो है नेचुरलिज़म, इसको पॉजिटिविज़म भी कहा जाता है। इसका ओरिजिन फ्रेंच है, तो ये हमारी 5वीं जनरल जो है वो फ़िलासफ़ी है। इसके जो फाउंडर हैं जीन जैक रोसो हैं, ये इसके फाउंडर हैं। डॉक्टर मारिया मोंटेसोरी, चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर और मैकडोगल, ये इसके एक्सपोनेंट हैं, और इसका ओरिजिन फ्रेंच है। ये इसका नाम हमें बता रहा है, जैसे हर फ़िलासफ़ी का नाम जो है वही सब कुछ हमें बता रहा होता है कि इसके अंदर क्या क्या होगा। तो नेचुरलिज़म जो है वो नेचर को कहते हैं कि आप नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चे को पलने फूलने दें। नेचुरल इन्वायरमेंट सब कुछ है, फिज़िकल मैटर सब कुछ है। ये टोटली अगेंस्ट है आइडियलिज़म के। ये कहते हैं कि आइडियाज़ जो हैं वो कुछ भी नहीं है, फ़िज़िकल मैटर, फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स ये रियल हैं, यही रियलिटी है। तो ये फ़िलासफ़ी बिलीव करती है कि नेचर जो है वो सब कुछ है। फ़िलासफ़ी एम्फसाइजेज नेचर अलोन रिप्रेजेंट्स द रियलिटी, देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड द नेचर, नेचर से बढ़ के कुछ भी अच्छा या बेहतर नहीं होता। इनका स्लोगन है बैक टू नेचर, कि नेचर की तरफ वापस आएँ, हर चीज़ को नेचर पे छोड़ दें। वो बच्चे को जो है आप ख़ुद से फलने फूलने दें, जो वो करता है उसको करने दें, तो वो ख़ुद ही अपनी तरबियत बेहतर तरीके से करेगा नेचुरल इन्वायरमेंट में। ये कहते हैं कि जो स्कूलिंग है ये जो है नहीं होनी चाहिए, ये रिजेक्ट करते हैं हमारी ये जो जनरल एजुकेशन है, ये कहते हैं कि ये जो है वो नहीं होनी चाहिए। बच्चा जो है जब पैदा होता है तो वो उसमें अच्छी या गुड क्वालिटीज़ होती हैं, पेरेंट्स, स्कूल, सोसाइटी, ये हमारा जो माहौल है उसको फिर बुरा बना देते हैं। ये इनके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, ये रीड करते हैं। सबसे पहले, मटेरियल वर्ल्ड इज़ रियल, डज नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म, नेचुरल लॉज आर यूनिवर्सल एंड नेसेसरी। तो नेचुरल लॉज की किस फिलासफी में बात की है पहले, इससे पहले कौन बताएगा प्लीज़? आज हमने पढ़ा है जी, किसी को याद हो नेचुरल लॉज की? जी, रियलिज्म सर। रियलिज्म ने बात की है। रियलिज्म
और इसका क्लोज रिलेशन है सॉरी कैसे कि रियलिज़म भी बात करते हैं किस चीज़ के ऊपर, मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर, और ये भी उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। रियलिज़म कहते हैं, रियलिस्ट कहते हैं कि नेचुरल लॉज जो हैं वो यूनिवर्सल हैं और ये भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। जबकि ये मैंने कहा कि आइडियलिज़म के अगेंस्ट हैं। क्यों? ये कहते हैं कि आइडियलिज़म जो स्पिरिचुअलिज़म है, ये कहते हैं कि हम उस पर बिलीव ही नहीं करते, डज़ नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअलिज़म। तो हमने कहा कि आइडियलिज़म का दूसरा नाम स्पिरिचुअलिज़म है, तो ये उसके अगेंस्ट है। नेचर इज़ एवरीथिंग, इनके नज़दीक नेचर ही सब कुछ है। डज़ नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गिव इम्पोर्टेंस टू मटीरियल वर्ल्ड। ये जो अल्लाह ताला की ज़ात है उसके वजूद पर भी ये बिलीव नहीं करते। इनके नज़दीक इंसान जो है वो अच्छा पैदा होता है और जो हमारी सोसाइटी है वो उसको बुरा बना देती है। एसेंस ऑफ लाइफ इज़ इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट कहते हैं कि बग़ैर जो सीखे पढ़े मेरा जो नेचुरल रिस्पॉन्स आता है किसी भी स्टिमुलस के बाद, तो उसको इंस्टिंक्ट कहा जाता है। यानी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सिचुएशन में मैं ख़ुद से बग़ैर पढ़े लिखे किसी के बताए बग़ैर मैं ख़ुद से जो उसको रिएक्ट करता हूँ, तो इसको इंस्टिंक्ट कहा जाता है। तो एसेंस ऑफ लाइफ इज़ इंस्टिंक्ट, यानी नेचुरल रिस्पॉन्स जिसको हम कहते हैं। नेचुरल रिस्पॉन्स टू मैनी इन्वायरमेंट और स्टिमुलस। चाइल्ड हैज़ सेंट्रल पोजीशन, इनके नज़दीक जो है बच्चे को सेंट्रल पोजीशन आप दें। रिजेक्ट पॉजिटिव एजुकेशन, ये जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है, ये नेगेटिव एजुकेशन को प्रेफर करते हैं। नेगेटिव एजुकेशन क्या है? बच्चे को आप जो है वो फ्री छोड़ दें, वो गलत करेगा, उसने पानी का गिलास उठाया अपने ऊपर डालेगा, उसको सर्दी है, उसको ठंड लगेगी, दोबारा वो गिलास के नज़दीक, पानी के गिलास के नज़दीक नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो इस तरह की हरकत बच्चा दोबारा नहीं करेगा। बच्चा झूठ बोलेगा, उसको सज़ा मिलेगी, तो दोबारा सवाल ही नहीं पैदा होता कि बच्चा झूठ बोले। तो ये कहते हैं कि आप बच्चे को नेचुरल इन्वायरमेंट में फ्री छोड़ दें, वो जो गलत करेगा उस पर उसको जो सज़ा मिलेगी तो वो ख़ुद ही ठीक हो जाएगा, वो ख़ुद ही अच्छा करने लगेगा। तो इसको नेगेटिव एजुकेशन कहा जाता है। प्रेफर नेगेटिव एजुकेशन, कंप्लीट डिपार्चर फ्रॉम डायरेक्ट और ट्रेडिशनल एजुकेशन। चाइल्ड शुड बी टाट और प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉल्सहुड। ही विल डेवलप रीजनिंग पावर एंड लर्न टू अंडरस्टैंड ट्रूथ और विच यू डोंट टेल अ लाई। आप बच्चे को आप कहते हैं कि झूठ ना बोलो, ये एक अच्छी हैबिट नहीं है। तो इन रिस्पॉन्स बच्चा क्या करेगा कि आप उसे मना कर रहे हैं कि झूठ गलत है, झूठ आपने नहीं बोलना, तो अच्छी हैबिट नहीं है। तो बच्चा फिर क्या करेगा? ऑब्वियसली सच बोलेगा। तो ये इस तरह से कहते हैं कि एजुकेशन ऐसे आप बच्चों को एजुकेट करें। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न टू इट, सेंसेस आर गेट वे टू नॉलेज। इनके नज़दीक जो है वो हर चीज़ नेचर से आती है और नेचर की तरफ लौट जाती है। सेंसेस के से हम जो है वो नॉलेज अचीव करते हैं। सेम यही बात जो है वो रियलिज़म ने भी की थी। उन्होंने भी कहा था कि सेंसरी एक्सपीरियंस जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। एम्फेसिस ऑन चाइल्ड फ्रीडम, प्रेजेंट एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, एक्टिविटीज़, बिलीव इन साइंस, साइंटिफिक नॉलेज। तो ये साइंटिफिक नॉलेज और साइंस के ऊपर बिलीव करते हैं। ये भी जो है रियलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू था। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इनके नज़दीक सेल्फ एक्सप्रेशन या सेल्फ एक्सपोजिशन और सेल्फ प्रिजर्वेशन, ये जो है बच्चे के अंदर आप डेवलप करें और उसको जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चे ने सर्वाइव कैसे करना है, आप उसको ये भी चीज़ें जो है उस बच्चे के अंदर इनकलकेट करें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपने कहा ये नेगेटिव एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, यानी पॉजिटिव एजुकेशन को रिजेक्ट करते हैं, तो फिर इस फिलॉसफी को पॉजिटिविज्म क्यों कहते हैं? पॉजिटिविज़म इसका दूसरा नाम इसलिए लिया जाता है कि ये चूँकि ये नेगेटिव एजुकेशन से मुराद, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि नेगेटिव एजुकेशन से मुराद ये नहीं है कि आप बच्चे को चोरी चकारी सिखा दें। बच्चे ये कहते हैं कि बच्चे को आप नेगेटिव एस्पेक्ट बताएंगे तो वो खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा। यानी आप बच्चे को कहेंगे कि चोरी नहीं करनी, आप बच्चे को फ्री छोड़ रहे हैं, वो कोई मिस्टेक करता है तो वो खुद ही अपनी इस्लाह कर लेता है, वो पॉजिटिव साइड पे खुद ही आ जाते हैं। तो इसलिए इसको पॉजिटिविज़म कहा जाता है कि बच्चे को आप जब फ्री छोड़ते हैं तो वो कोई भी गलत करता है, कुछ भी गलत करता है, आउट ऑफ वे जाता है, तो वही उसकी लर्निंग होती है। उसे पता चल जाता है कि मैं इस साइड पे जाऊंगा तो ये गलत है, ये नेगेटिव साइड है, तो वो खुद ही पॉजिटिव साइड पे आ जाते हैं। तो इसलिए इसको पॉजिटिविज़म कहा जाता है। जी ठीक है सर। अच्छा जी, तो उसके बाद करिकुलम हम बात कर रहे थे, करिकुलम की ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे। सेल्फ एक्सप्रेशन, एक्सपोजिशन, सेल्फ प्रिजर्वेशन और सर्वाइवल, ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। दूसरा, एजुकेशन शुड ट्रेन टू लर्न लिविंग
प्रिजर्व एंड मेंटेन लाइफ एंड जनरेट हैप्पीनेस, ये इनका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन है। करिकुलम के इनके 5 जो है वो डेवलपमेंटल लेवल्स हैं, जो कि रोसो ने ख़ुद अपने जो एमएल जो इनका था नावल है, एक स्टूडेंट था जिसकी जो है वो डेवलपमेंट पे इसने लिखा था ये नावल एमएल। तो ये इसमें उसने 5 जो है डेवलपमेंटल लेवल करिकुलम के डिफरेंट एजेस के इसने खुद डिस्क्राइब किए। उसने कहा कि करिकुलम फ़िक्स नहीं होना चाहिए, ये बच्चे की चॉइस के मुताबिक होना चाहिए, जैसे हमने बात की है उसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म में। तो इन्फेंसी जो है इसने वो डेवलपमेंटल लेवल्स बताए। ये एक स्टेज होती है 0 से 2 साल चाइल्डहुड है, ये जो है एज होती है 2 से 12 साल तक, एज ऑफ नेचर। और उसके बाद बॉयहुड है, प्री एडोलेसेंस और नोबल सेवेज। रोसो ने इसको डिस्क्राइब किया कि इस एज को, प्री एडोलेसेंट को, कि नोबल सेवेज एज है। ये 12 से 15 साल की है। उसके बाद यूथ या प्यूबर्टी है 16 से 20 साल, और अडल्टहुड है एज 20 से 25 साल। तो ये 5 डेवलपमेंटल लेवल्स इनके करिकुलम के डेवलपमेंटल लेवल्स हैं। और करिकुलम फ़िक्स नहीं है, बच्चे की चॉइस के मुताबिक है। उसके बाद डिसिप्लिन, चाइल्ड फ्रीडम है, बच्चे को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। एक्सटर्नल डिसिप्लिन जो है वो डिज़ायरेबल नहीं होते, बच्चा अपनी चॉइस के मुताबिक सीखेगा। फॉर्मल एजुकेशन जो है इनके नज़दीक वो हमारी सोसाइटी की इन्वेंशन है, ये नहीं होनी चाहिए। टीचिंग मेथड जो है पेडोसेंट्रिक अप्रोच, जिसको इसका पेडोसेंट्रिक जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड जो अप्रोच होती है उसका दूसरा नाम पेडोसेंट्रिक अप्रोच भी है। तो ये प्ले वे मेथड है, ये बच्चों को खेलने दें, फ्री हैंड दे दें, वो जो करता है करने दें, खुद खेलेगा, खुद सीखेगा और ख़ुद लर्न करेगा। लर्निंग बाय डूइंग और ह्यूरिस्टिक मेथड जो है सबसे बेस्ट जो या कॉमन मेथड इनका ये प्ले वे मेथड है। ये जो है स्टूडेंट के एग्जामिनेशन के भी अगेंस्ट हैं। वो कहते हैं कि बच्चे का एग्ज़ाम भी या असेसमेंट भी नहीं होनी चाहिए, आप उसको खुद छोड़ दें, वो खुद अपनी असेसमेंट खुद करेगा, आप उसकी असेसमेंट ना करें। ये जो है वो नेचुरल चीज़ नहीं है कि आप उसकी असेसमेंट करें। स्टूडेंट सेंटर्ड है, टीचर इसमें फैसिलिटेटर होता है, टू क्रिएट इन्वायरमेंट और टू सप्लाई मटेरियल फॉर लर्नर्स। उसके बाद इसकी कुछ टाइप्स हैं। फ़िज़िकल, रियलिटी एग्जिस्ट इन नेचुरल यूनिवर्स नॉट इन इंडिविजुअल। फ़िज़िकल जो नेचुरलिज़म है कि जो नेचुरल यूनिवर्स है इसमें रियलिटी एग्जिस्ट करती है, किसी इंडिविजुअल में नहीं। मैन इज़ मेयर अ मशीन, देयर इज़ नो स्पिरिट और सोल, ओनली मैटर इज़ एवरीथिंग। इनके नज़दीक इंसान एक मशीन की तरह है, उसमें कोई सोल या स्पिरिट मौजूद ही नहीं है। मैकेनिकल एस्पेक्ट जो है वो नेचुरलिज़म का, और बायोलॉजिकल है। मैन इज़ लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम विच ही इज़ इवॉल्व्ड, के इंसान जो है, ये जो चार्ल्स डार्विन ने कंसेप्ट दिया था, जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसका कॉन्सेप्ट है। मैन इज़ लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ, के ये जो है इंसान इवॉल्व हुआ है, दूसरे जानवरों से बना है। ये फिर हम इंशाल्लाह जब एक्सक्यूज मी सर, जी सर मुझे स्लाइड्स नहीं शो हो रही। ये बाकी भी किसी को इशू है स्लाइड्स का? सर मुझे भी शो सर शो पहले हो रही सर हमें भी शो नहीं हो रही। सर व्हाइट बोर्ड ओपन है। ये वाइट बोर्ड मेरी तरफ से ओपन नहीं है, किसी और ने ओपन किया हुआ है आई थिंक। ये साइमा रसूल ने किया हुआ है। साइमा आप काइंडली वाइट बोर्ड ऑफ कर लें प्लीज अपना। साइमा रसूल, सर आपकी स्लाइड नहीं आ रही थी। मेरी स्लाइड्स अब आ जाएंगी ना, वो मिस साइमा ने शायद मिस्टेकनली उनसे वाइट बोर्ड जो है वो एक्टिव कर लिया उन्होंने अपना, इस वजह से। अब स्लाइड शो हो रही हैं? सर इसको कैसे ऑन करें? चलें जी, बायोलॉजिकल की हम बात कर रहे थे कि बायोलॉजिकल जो है नेचुरलिज़म, ये जो है इनके नज़दीक इंसान जो है लोअर फॉर्म से इवॉल्व हुआ है। एवोल्यूशन कहते हैं कि एक जानदार दूसरे से बना। इनके नज़दीक जो है वो बैक्टीरियाज जो है वो थे, उसके बाद फिर इंसान जो है चैम्पनीज से, जो चिंपैनीज़ हैं उनसे बना है, जो बंदर टाइप होते हैं। बहरहाल ये एक अजीब सी इनकी स्टोरी है, वो फिर इंशाल्लाह किसी दिन हम डिस्कस करेंगे। तो मैन इज़ लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम विच ही इज़ इवॉल्व्ड, ये नेचुरलिज़म की तीसरी जो है वो टाइप है। नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, ये नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है। रोसो ने जो डेफिनेशन खुद दी है नेगेटिव एजुकेशन की, कि एजुकेशन दैट टेंड टू परफेक्ट द ऑर्गन दैट आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज बिफोर गिविंग देम नॉलेज डायरेक्टली, एजुकेशन दैट ट्राई टू प्रिपेयर रीज़न बाई प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ सेंसेस। यानी आप एक इंडिविजुअल को जो है उसको परफेक्ट करें, उसके ऑर्गन को, कि जो जैसे मैंने पानी के गिलास की आपको मिसाल दी है,
तो सर्दी है तो ठंडा पानी बच्चा अगर अपने ऊपर जो है वो डालेगा तो ऑब्वियसली उसे सर्दी लगेगी, वो खुद चीखें चिल्लाएगा और अगली बार जो है वो ये गलती नहीं करेगा। तो इसके नज़दीक आप बच्चे को एक्सपीरियंस करने दें, अब वो अपने आर्गन्स को खुद परफेक्ट करे थ्रू एक्सपीरियंस, तो उसके बाद फिर वो अंडरस्टैंड कर जाएगा पॉजिटिव साइड को। एजुकेशन दैट ट्राई टू प्रिपेयर रीज़न बाय प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ सेंसेस, तो इस तरह उसके अंदर एक रीज़न डेवलप होगी कि मैंने तो झूठ नहीं बोलना, मैंने तो ये चोरी नहीं करनी, तो जो है वो खुद जो है वो रीज़न डेवलप करेगा जब सेंसेस से या एक्सपीरियंस से एक्सरसाइज से उसके बाद। तो ये नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है रोसो को आज हमने डिस्कस किया है। जी जी सर, ये हमने प्रैग्मेटिज्म में एक टाइप पढ़ी है बायोलॉजिकल, और इसमें सर पढ़ी है अब नेचुरलिज्म में बायोलॉजिकल। सर उसमें वो ये कहते हैं कि वो खुद इंसान अपने आप को एडजस्ट करे एनवायरनमेंट के मुताबिक। जी जी और इसमें वो आप थ्योरी की बात कर रहे थे एवोल्यूशन की, जैसे वो डार्विन ने दी थी। सर इसमें कोई डिफरेंट सेम चीज है? सर इनमें कोई डिफरेंस है या ये सेम चीज है? जो नेचुरलिज्म डिफरेंस है वो और बात कर रहे हैं। ये जो बात है ना, ये बायोलॉजिकल जो नेचुरलिज्म है, ये कहते हैं कि इंसान इवॉल्व हुआ है, यानी जैसे हमने बात की है कि इनका मानना नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़ात पे ये यकीन नहीं रखते, तो इनके नज़दीक इंसान एवोल्यूशन किसको कहते हैं? एक जानदार दूसरे जानदार से बन गया, दूसरा तीसरे से बन गया, तो ये इनकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है या नेचुरल सिलेक्शन। बायो वाले स्टूडेंट अगर कोई हैं तो वो शायद ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। तो जो इनके नज़दीक जो है वो इंसान जो है वो बंदर से बनाए गए हैं, नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो इनका ये नज़रिया है, तो ये एवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं, तो ये वो एस्पेक्ट है। जबकि जो हमने बात की है ना प्रैग्मेटिज्म की, तो प्रैग्मेटिज्म कहते हैं कि एक इंडिविजुअल जब जो है उसके अंदर इतनी सलाहियतें होती हैं कि वो अपने आप को किसी एनवायरनमेंट में या एडजस्ट कर लेता है खुद, या फिर एनवायरनमेंट को अपने मुताबिक ढाल लेता है। तो ये थोड़ा सा इनमें जो है वो, बल्कि थोड़ा सा नहीं, काफ़ी हद तक इनमें डिफरेंस है। वो और पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ये और पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ जो हमने आज डिस्कस किया है 2 मिनट में सिर्फ। हमने आज बात की है रियलिज़म की। रियलिज़म में हमने कहा कि ये सारे का सारा इनका फोकस मैटर के ऊपर है। ये कहते हैं कि वैल्यूज़ फिक्स नहीं है, वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, फिज़िकल वर्ल्ड और नेचुरल लॉज जो है ये रियलिटी है। क्वेश्चन था जी सर, हमारे ना इस दफ़ा के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि विच फिलॉसफी स्ट्रेस्ड ऑन म्यूजिक। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि नेचुरलिज्म वाले भी जो हैं वो भी इसमें मेरे ख्याल से इतना म्यूजिक एंड आर्ट को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ऑप्शन कौन कौन से थे उसमें? आप सर ऑप्शन तो याद नहीं है। नेचुरलिज्म थी, प्रोग्रेसिविज्म था, रियलिज्म, इस तरह के थे। मतलब चलें, ये तो फिर ना अगेन ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन कौन कौन से नीचे दिए गए हैं, तो भी बंदा जो है वो बेहतर तरीके से बता सकता है। प्रैग्मेटिज्म जो है वो भी जो नई इनोवेशन है, नई चीज़ें हैं, या आप कह लें कि प्रैक्टिकल टास्क जितने भी हैं उन पे वो भी फोकस करते हैं। आइडियलिज़म और रियलिज़म तो वो इन चीज़ों से बालातर हैं, ठीक है। बाकी जो नेचुरलिज़म है ये भी नेचर के करीब है। आर्ट्स और म्यूज़िक ये उसमें आई थिंक सो कि या तो आएगा इसमें प्रैग्मेटिज्म में, या फिर ये है कि अगर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है तो एग्जिस्टेंशियलिज्म में भी आ सकता है। लेकिन हो सकता है कि जो बाकी हमारी 4 फ़िलासफ़ीज़ हैं, एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़, उनमें से कोई ऑप्शन हो तो भी मुमकिन है कि वहाँ से भी इसका जवाब बन सकता है। बहरहाल वो तो अगर आप ऑप्शन सारे बताएं तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसका कौन सी फ़िलासफ़ी होगी। सर मैंने एक जगह पे पढ़ा था, अब बुक तो पता नहीं, मैंने नेट से पढ़ा था कि कहीं कि जो इसके थिंकर्स हैं ना नेचुरलिज्म के, जी डू नॉट इनकरेज म्यूजिक एंड पेंटिंग इन देयर करिकुलम। जी वो मैंने सर इसी पॉइंट को, ये इनका जो करिकुलम है ना, जैसे नेचुरलिज्म की हमने बात की है, तो वो कहते हैं कि आप बच्चों को फ्री हैंड दे दें, वो अपनी चॉइस अपनी विल के मुताबिक जो जिस फील्ड में जो करना चाहते हैं वो खुद करे। तो वो फिक्स नहीं है इनका कुछ भी म्यूज़िक पेंटिंग के अलावा भी कोई चीज़ किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर ये फोकस नहीं करते कि यही चीज़ ही होनी चाहिए। ये फ्रीडम देते हैं इस मामले में।
सर आप अपनी समरी बताएं ना, इसके बाद क्वेश्चन आंसरिंग बाद में कर लें तो स्टूडेंट्स। जी, हम बात कर रहे थे रियलिज़म की, तो जो मेन पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अब सिर्फ मैं वही आपको बताने लगा हूँ। तो फाउंडर इसके अरिस्टोटल हैं, ग्रीक इसका ओरिजिन है, और ये कहती है, ये फ़िलासफ़ी कहती है कि माइंड जो है वो रियलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड है, मैटर ही सब कुछ है, फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स या मैटर सब कुछ है। वैल्यूज़ जो हैं वो चेंजिंग हैं, चेंज हो रही हैं, मुसलसल चेंज हो रही हैं, और नॉलेज जो है जो आप सेंसरी एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन या साइंटिफिक मेथड से ड्राइव करते हैं, वही नॉलेज डिस्कवर करते हैं, वही नॉलेज आपका रियल होता है। उसके बाद करिकुलम की हमने बात की कि ये फ़िज़िकल साइंसेस पे बिलीव करते हैं, और डिसिप्लिन इनका सेल्फ डिसिप्लिन है। टीचिंग मेथड इंडक्टिव, ह्यूरिस्टिक, एक्सपेरिमेंटल, फील्ड ट्रिप्स और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, और टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है ये। इसके बाद हमने बात की है प्रैग्मेटिज़म की। तो प्रैग्मेटिज़म के जो मेन एस्पेक्ट्स हैं, प्रैग्मेटिज़म का जो ओरिजिन है ये अमेरिकन है, और चार्ल्स सैंडर्स पायर्स इसके जो हैं वो फाउंडर हैं। इनके नज़दीक जो नॉलेज है वो मल्टीपल सोर्स से आता है, यानी प्लूरलिज्म थ्योरी है, और ये कहते हैं कि वैल्यूज़ फिक्स नहीं हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर बिलीव करते हैं। नॉलेज जो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से एक्वायर होता है वही नॉलेज इनके नज़दीक रियल है, और ये कहते हैं कि चेंज जो है वो एसेंस ऑफ रियलिटी है। यूटिलिटेरियन है, यानी ह्यूमन जो नीड की सेटिस्फेक्शन है ये उसके ऊपर फोकस करते हैं। प्रैक्टिकल और ह्यूमनिस्टिक डेमोक्रेटिक फ़िलासफ़ी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये बच्चे को अपने जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए एनेबल करना, उसकी ग्रोथ और न्यू वैल्यूज़ की क्रिएशन के लिए बच्चे को स्ट्रेंथन करना, और इसके साथ साथ सिटीज़नशिप, डेली लाइफ और फ्यूचर कैरियर के लिए उसको प्रिपेयर करना। डेमोक्रेटिक आइडियल्स की क्रिएशन पे ये फोकस करते हैं। करिकुलम के इनके 4 प्रिंसिपल हैं: यूटिलिटेरियन, लर्नर इंटरेस्ट, लर्नर एक्सपीरियंस और इंटीग्रेशन। डिसिप्लिन इनके नज़दीक चाइल्ड फ्रीडम, फ्री डिसिप्लिन होना चाहिए। टीचिंग मेथड इनके नज़दीक प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग बाय डूइंग या एक्टिविटी मेथड होने चाहिए। और टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं है, टीचर इसमें सिर्फ फ्रेंड या गाइड होता है। तो ये फ़िलासफ़ी पहली फ़िलासफ़ी आई थी जो स्टूडेंट सेंटर्ड थी। उसके बाद एग्जिस्टेंशियलिज्म, चार्ल्स सैंडर्स सोरेन किरकेगार्ड इसके जो है वो फाउंडर थे, और ये इसका जो ओरिजिन है ये डेनिश है। इनके नज़दीक इंसान वही है जो वो ख़ुद को ख़ुद तश्कील देता है। सबसे हर चीज़ से अव्वल या सुप्रीम या अफजल इंसान की अपनी ज़ात है। एग्जिस्टेंस ही सब कुछ है। इंसान अपनी वैल्यूज़ ख़ुद बनाता है, अपना कल्चर ख़ुद क्रिएट करता है। इनके नज़दीक स्कूल एजुकेशन की निस्बत बेहतर तलीम जो है वो होम एजुकेशन है। ये कहते हैं कि जो भी आउटकम्स, जो भी नताइज आएँ, हमें कोई परवाह नहीं, हमने ये काम करना है, मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चाहूँ, जो चुनूँ, जिस चीज़ का इंतखाब करूँ, जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ, निकाल दूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। ये इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं। इनके नज़दीक जो करिकुलम है वो इंडिविजुअल को और अपनी इर्द गिर्द के साथ जो है वो रिलेशन के ऊपर फोकस करता है, और कहते हैं कि बच्चे को के पास वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस या चॉइसेस हों, जहाँ से वो कोई भी करिकुलम जो है वो चूज़ करना चाहे तो वो कर सकता है। चाइल्ड फ्रीडम, सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ डायरेक्टेड जो है इनका क्लासरूम का डिसिप्लिन है। टीचिंग मेथड डायलॉग, डिस्कशन और क्रिएटिविटी है। इसमें भी चाइल्ड को यानी बच्चे को फ्रीडम दी जाती है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो भी मेथड अपनाना चाहे अपना सकता है। टीचर का रोल इसमें एक बच्चे को उसकी अपनी ज़ात की पहचान में हेल्प कराना उसका रोल होता है, और स्टूडेंट सेंटर्ड ये फ़िलासफ़ी है। नेचुरलिज़म की हमने बात की, हमने कहा कि इसके फाउंडर रोसो हैं, और ये फ़िलासफ़ी इस चीज़ के ऊपर बिलीव करती है कि नेचर सब कुछ है, नेचर फर्स्ट और बाकी सारी चीज़ उसकी सेकेंडरी हैं। बैक टू नेचर इनका स्लोगन है, और ये स्पिरिचुअलिज़म यानी आइडियलिज़म के अगेंस्ट है, और रियलिज़म को ये जो है उनके साथ इनका क्लोज़ रिलेशन है। ये कहते हैं कि इंसान जो है बाय नेचर उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अच्छी होती हैं, और सोसाइटी जो हमारी है वो उसको बुरा बना देती है। पॉजिटिव एजुकेशन को ये रिजेक्ट करते हैं। पॉजिटिव एजुकेशन से मुराद मुस्बत तालीम कौन सी जो ट्रेडिशनल है हमारे यहाँ चल रही है इसको, और नेगेटिव एजुकेशन को ये प्रेफर करते हैं। करिकुलम इनका सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सपोजिशन है, और इनके नज़दीक बच्चे को जो है वो इस तरह ट्रेन करें कि वो अपनी लाइफ को प्रिजर्व करे, मेंटेन करे, और अपनी जो खुशहाली के लिए
बच्चा जो है वो फले फूले। करिकुलम के इनके 5 डेवलपमेंटल लेवल्स हैं। इन्होंने एक नावल लिखा था एमिल, जिसमें इन्होंने ये डिस्क्राइब किए थे 5 लेवल: इन्फेंसी, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ यानी पबर्टी और अडल्टहुड। इनके नज़दीक जो डिसिप्लिन होना चाहिए वो चाइल्ड फ्रीडम होना चाहिए, पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। एक्सटर्नल डिसिप्लिन जो है वो डिज़ायरेबल नहीं है, वो फोर्स नहीं किए जाने चाहिए। टीचिंग मेथड जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है और प्ले वे मेथड ये यूज़ करते हैं। रोल ऑफ टीचर ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, टीचर इसमें फैसिलिटेटर होता है। जी, अब आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़।